करेगा तो इसलिए ठीक है। चलो ओके, गुड इवनिंग फिर से एक बार सबको। अच्छा सर, हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास है ना? फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट लास्ट वीक साइक्लोन के कारण नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, अब साइक्लोन भी कभी कभी आएगा, उसको भी मौका देना है। लेकिन हम लोग अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वापस आ जाते हैं ट्रैक। हम लोग साइक्लोन का एक वीक चला गया, 2 क्लास था, दोनों ही नहीं हो पाया। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे सर। आज हम लोग जो कैपिटल बजटिंग में कैपिटल बजटिंग कर रहे थे ना। हाँ सर, बोलो ना, कैपिटल बजटिंग कर रहे थे, याद है सबको? कैपिटल बजटिंग में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। लास्ट हम लोग जो टेक्निक पढ़े थे दैट इज ARR, याद है सबको? देखो तो कॉपी चेक करके। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का कैलकुलेशंस किए थे। उसके बाद हम लोगों ने एक स्पेशल काइंड ऑफ क्वेश्चन भी किया था, मतलब एक थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट वाइज एक क्वेश्चन भी किए थे, बिग क्वेश्चंस, जिसके अंदर हम लोग NPV सॉल्व करना। देखो ना सर, कॉपी चेक करके। मोस्ट प्रोबेबली है मुझे ना तो वही याद। ओके। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चंस के बाद मैंने होमवर्क कुछ दिया था आप लोगों को? नहीं ना? ना दादा। अच्छा ठीक है, मैं आज होमवर्क प्रोवाइड कर लूंगा। आज होमवर्क प्रोवाइड कर लूंगा। अच्छा ठीक है, आज मैं एक स्पेशल डिस्कशन आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। स्पेशल डिस्कशन जो है वो है आप। कैपिटल राशि। हाँ सर, यस, कैपिटल राशनिंग, वेरी गुड सर। कैपिटल राशनिंग। चलो सर, कैपिटल राशनिंग क्या है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। आप लोग अलग अलग टेक्निक सीख गए। अब क्या करना है ना, आगे आगे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं आज कुछ होमवर्क में आप लोगों को दूंगा, NPV, IRR, ARR की पेबैक पीरियड, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगा मैं। और फिर बाद में आप लोगों को मैं क्लास में भी सॉल्व करा दूंगा, या फिर आप लोगों को मैं होम सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा, आप लोग खुद से भी चेक कर सकते हो, समझ में आ जाएगा। लेकिन आज एक स्पेशल एरिया है कैपिटल बजटिंग, या इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेक्निक भी है ना, कैपिटल बजटिंग या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेक्निक। बेसिकली ये कैपिटल बजटिंग क्यों करते हैं हम लोग? कैपिटल बजटिंग इसलिए करते हैं ताकि कोई भी बिजनेस में जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बड़ा सारा अमाउंट इन्वेस्टमेंट होता है। तब सवाल है कि बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने से पहले उसका फोरकास्ट करना चाहिए, यस और नो? किसी भी बिजनेस में बिग अमाउंट इन्वेस्ट करने से पहले उसका फोरकास्टिंग करना चाहिए, यस और नो? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, ठीक जिस तरह से वेदर फोरकास्ट करना चाहिए। जैसे मानो कि आज के डेट में वेदर फोरकास्टिंग इतना डेवलप हो गया है, ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है कि आज टेक्नोलॉजी इतना इम्प्रूव हुआ है, सैटेलाइट सिस्टम इतना इम्प्रूव हुआ है। जैसे कभी कभी मैं और मैम बात करते रहता हूँ कि क्या सीरियसली साइंस का इम्प्रूवमेंट जरूरी है? क्योंकि सोसाइटी तो डिटोरिएट हो रहा है मैक्सिमम एरिया में, लेकिन कभी कभी फील होता है कुछ कुछ एरिया में सीरियसली डेवलप हुआ है। जैसे कि आज टेक्नोलॉजी के कारण हम लोग पहले से वेदर को फोरकास्ट कर पाते हैं, और उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग पहले से ही काफी सारा डैमेज कंट्रोल को, मतलब डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि 98 99 में जब साइक्लोन हुआ था, उड़ीसा साइक्लोन, मुझे पूरा याद है अभी भी। उस टाइम पे जिस तरह का मतलब इंसान का जितना डैमेज होता था, मतलब जिस तरह का डेथ टोल होता था, वो आज की डेट में नहीं होता है। ठीक है, इवन उड़ीसा तो एक तरह का मतलब कसम खा लिया है कि नो कैजुअलिटीज उनका मोटो हो गया है। मतलब उड़ीसा को इतना झेलना पड़ता है ये नेचुरल फिनोमेना का प्रॉब्लम, स्पेशली साइक्लोन का। वो उसका टारगेट ही रहता है कि एक भी इंसान ना मरे, अगर उसका खुद का गलती ना हो तो एक भी इंसान ना मरे, ऐसा मतलब डिटर्मिनेशन लेके उड़ीसा आजकल काम करता है, बिकॉज उनको बहुत ज्यादा सहना पड़ता है। तो एग्जैक्टली मेरा कहने का मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट और वेदर मैनेजमेंट में क्या फर्क हो गया? कोई फर्क नहीं है। वो वेदर मैनेजमेंट है, वहां पर लाइफ सेव करना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये बिजनेस मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यहाँ पर बिजनेस को सेव करना इंपॉर्टेंस है। बोलो सर, दोनों कॉन्सेप्ट में कोई अंतर लग रहा है? हाँ, वेदर फोरकास्टिंग एंड फाइनेंशियल यस सर। मैनेजमेंट दोनों कॉन्सेप्ट सेम ही है ना। अगर आप वेदर डिपार्टमेंट में रहोगे तो वेदर का हिसाब किताब कर लोगे, अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में रहोगे तो फाइनेंस का हिसाब किताब कर लोगे, मैटर तो सेम ही है। ठीक है, यहाँ पर नो कैजुअलिटीज, मतलब कोई इंसान मरना नहीं चाहिए, और यहाँ पर बिजनेस को लॉस नहीं होना चाहिए। बिजनेस को लॉस नहीं होना चाहिए, उल्टा प्रॉफिट होना चाहिए। ये थोड़ा एक स्पेशल एरिया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो चलो सर, कॉपी रेडी करो और हम लोग डिस्कशन बढ़ाते हैं, जैसे कि हम लोग फाइनेंस लिखते लिखते पढ़ते हैं ना। ओके।
पता नहीं सर, वेदर बहुत खराब हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी अगर चला जाए तो कुछ कर नहीं सकते। ओके, चलो जब तक होता है करते हैं। स्क्रीन शेयर है सर, देखो तो। स्क्रीन शेयर है आप सभी के साथ? हाँ सर। ठीक है सर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओके चलो। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट को क्या करे, क्या करे सर, इसके अंदर हम लोग आज ये पढ़ेंगे। स्पेशल डिसीजन सिचुएशन, स्पेशल डिसीजन सिचुएशन, स्पेशल डिसीजन सिचुएशंस मतलब ये ऐसा सिचुएशंस है, ये एक ऐसा सिचुएशंस है जिसको स्पेशल वे में ट्रीट कर सकते हैं हम लोग। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैपिटल राशनिंग। इसका नाम है कैपिटल राशनिंग। कैपिटल राशनिंग, अब ये कैपिटल राशनिंग है क्या? कैपिटल राशनिंग है क्या, आगे बताएंगे सर, एकदम आराम से रहो, आगे आगे बताते हैं। प्रैक्टिकल भी है, साथ में थ्योरी भी है, दोनों कॉन्सेप्ट्स में इसको जानेंगे। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स में भी जानेंगे और थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से भी इसको जान पाएंगे। इट रेफर्स टू, पहले थ्योरेटिकल बात कर लें। इट रेफर्स टू स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल। क्या है सर? स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल। सर कैपिटल का स्कार्सिटी मतलब दैट इज funds available are less than funds available are less than funds required। बात को समझ में आया सर? funds available are less than funds required, that means what sir? बाप रे, एक सेकंड सर। एक सेकंड रुको सर। स्टॉप कर दीजिए। अरे गुड। होल्ड ए सेकंड सर। हेलो, आवाज आ रहा है सर? हेलो, ओके सर। बहुत जोर से लाइटनिंग हुआ तो इसलिए दिक्कत हुआ था थोड़ा। अच्छा, अच्छा क्या लिखे सर? इट रेफर्स टू स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल दैट इज फंड्स अवेलेबल आर लेस देन फंड्स रिक्वायर्ड, है ना? लेस देन फंड्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट ऑल possible carry out all possible positive all to carry out all possible positive NPV project, NPV projects, ठीक है सर? all possible positive NPV project, that means मतलब हमें ऐसा प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए, हमें ऐसा प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए जिसका प्रोजेक्ट का एनपीवी पॉजिटिव हो। ऐसे आप लोगों को पता होगा सर, हम लोग प्रीवियस
क्लासेस के लेक्चर्स में पढ़े हैं ना कि एनपीवी पॉजिटिव होने से हम लोग प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। हेलो, है ना सर? हाँ अगर सर। एनपीवी अगर ग्रेटर देन 0 होता है, याद है सर आप लोगों को? अगर एनपीवी ग्रेटर देन 0 होता है देन क्या क्या होता है? इफ एनपीवी ग्रेटर देन 0, याद करो एक बार, इफ एनपीवी ग्रेटर देन 0 देन, प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड। हाँ बोलो सर। नहीं नहीं, उसके साथ साथ पीआई ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होना चाहिए ना सर? इफ एनपीवी ग्रेटर देन 0 देन पीआई ग्रेटर देन 1, है ना? एंड आईआरआर ग्रेटर देन, आईआरआर क्या होना चाहिए? केसी से ज्यादा होना चाहिए। अगर एनपीवी 0 से ज्यादा है, पीआई अगर 1 से ज्यादा है और आईआरआर ग्रेटर देन केसी है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना पहले ही। क्या सर याद नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को, या थोड़ा सा याद हाँ आया? सर। आया रोशनी, प्रिया, प्रियतमा तो हाँ आया बोल रहे। सर। है प्रीति, दादा। प्रीति मने पड़ছে? প্রীতি আওয়াজ পাচ্ছিস তুই? ओके, तो फिर पॉसिबल पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स, तो क्या मतलब क्या हो गया यहाँ का? देखो एक बार, इट रेफर्स टू दिस, जस्ट अ सेकंड, it refers to the scarcity of capital, that is funds available are less than funds required। मतलब बड़ा सिंपल है कि हमें जितना फंड्स का जरूरत है उतना फंड हमारे पास नहीं है। तो ऐसे हालत में प्रोजेक्ट को कैरी आउट कैसे करना है? और ऐसे तो बिजनेस का बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है, आप लोग इकोनॉमिक्स तो पढ़े होंगे सभी कोई। हाँ सर, इकोनॉमिक्स का आइडिया मोटा मोटी मैं जितना समझता हूँ सभी को है, फिर भी मैं एक बार याद दिलाता हूँ आप लोगों को। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोगों को याद है सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक फेमस डेफिनेशन है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जब स्टार्ट होता है तो वहां पर एक बात कहा जाता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। जब भी बोलते हैं तो बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स मतलब इंसान का डिमांड, ह्यूमन डिमांड्स इन द फेस ऑफ, इन द फेस ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, है ना सर? ह्यूमन डिमांड इन द फेस ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, मतलब ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है कि इंसान डिमांड करता है लेकिन हमेशा रिसोर्स का स्कार्सिटी रहता है। और ये स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स में, स्कार्सिटी का मतलब क्या है? स्कार्सिटी का मतलब शॉर्टेज, है ना सर? शॉर्टेज बेसिकली बंगाली में या हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना इसको, अभाव बोलते हैं सर, अभाव, है ना? अभाव मतलब शॉर्टेज, कमती, है ना? हिंदी में भी बोलते हैं अभाव है। तो स्कार्सिटी या शॉर्टेज दैट मीन्स अभाव। तो हमारे पास हमेशा फंड का कमती रहता है, लेकिन इस कमती फंड में भी हम लोग अपना जिंदगी को कैसे चलाएंगे वो देखना पड़ता है। सर क्या सभी के पास ऐसा होता है? हाँ सर, अंबानी को भी पूछो, उसका भी प्रॉब्लम है। कैसे पता चला आपको? जैसे मानो कि अंबानी तो बड़े बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना। से फॉर एग्जाम्पल अंबानी का बेटा बोल रहे पापा एक हेलीकॉप्टर खरीदना है, ठीक है? अंबानी का बेटा अपने पापा को बोला कि पापा एक प्राइवेट जेट या हेलीकॉप्टर खरीदना है। तो 500-700 करोड़ का दाम होगा, है ना? 500 करोड़ का दाम होगा एक प्राइवेट जेट का। तो वो बोलेगा कि बेटा रुक जा, अभी अभी हेलीकॉप्टर नहीं होगा, बिकॉज अभी तो हम लोग जियो मार्ट में इन्वेस्टमेंट किए हैं ना। तो जियो मार्ट में ही तो 1000 करोड़ लगेगा, जियो मार्ट को 1000 करोड़ लगेगा, तो तू 500 करोड़ का हेलीकॉप्टर कैसे बनाएगा? तो उनके लिए क्या हो गया सर? स्कार्सिटी हो गया ना। अंबानी का भी स्कार्सिटी होता है, ये सुन नो। हाँ सर। एकदम सर, यस सर। स्कार्सिटी एज पर योर इनकम सिस्टम, एज पर योर इनकम क्राइटेरिया, एज पर योर लाइफस्टाइल, स्कार्सिटी सबको होता है। ऐसा नहीं कि जो रिक्शा वाला है उसी को स्कार्सिटी होता है, या फिर जो मिडिल क्लास ग्रुप है, इनकम इनकम ग्रुप है, उन्हीं को स्कार्सिटी होता है। रिच क्लास को भी इनकम स्कार्सिटी होता है, क्योंकि देखो जो रिच है उसका लाइफस्टाइल भी रिच होता है, ठीक है? तो हर चीज के साथ उनको मैनेज करना पड़ता है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना है कि उनका क्या प्रॉब्लम है, सबका अपना अपना प्रॉब्लम है। ऐसे एक बहुत फेमस कहावत है कि सबको अपनी जिंदगी का महाभारत लड़ना पड़ता है, सबकी जिंदगी में अपना अपना महाभारत है। तो
ऐसा कभी नहीं सोचना कि स्कार्सिटी सिर्फ मेरे जिंदगी में है और किसी की जिंदगी में नहीं। तो ये एक बहुत फेमस, हम लोग बंगाली में ना बचपन में एक क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पो पढ़ते थे। एक्सटेम्पो समझते हो ना, जिसको हम लोग बेसिकली ये बोलते हैं, बेसिकली वो मतलब कोई एक लाइन दिया जाएगा, उसका आपको एक्सपैंड एक्सपैंड करना होगा उस पर्टिकुलर लाइन को। जैसे बोलता था, मुझे नहीं पता आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं, बट मैं आपको बताता हूँ। लाइन कुछ ऐसा था कि नदी रेपार कहे झाड़िया निश्वास ओपार एते सर्वसुख हमारो विश्वास। दैट मीन्स कि नदी का इस पार सोचते हैं कि उस पार में बहुत खुशी है, और उस पार सोचते हैं कि इस पार में बहुत खुशी है। मतलब जस्ट लाइक अ पीपल सोचते हैं कि हमारे घर में प्रॉब्लम है, उसके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे घर में पैसे का कमती है, उसके घर में कोई पैसे का कमती नहीं है, या फिर समथिंग लाइक दैट। लेकिन कमती सबको है, स्कार्सिटी सबको है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। हाँ सर, ऐसा होता है क्या कि नदी का इस पार सोचता है कि इस पार में ही प्रॉब्लम है, उस पार में प्रॉब्लम नहीं है? क्या सच में ऐसा होता है, या प्रॉब्लम दोनों पारों में होगा, मतलब दोनों छोर में प्रॉब्लम होगा? हाँ सर, दोनों साइड होगा। साइड में अपना अपना प्रॉब्लम रहेगा। तो ऐसा नहीं सोचना है कि स्कार्सिटी एक तरफा होता है, स्कार्सिटी हर तरह में होता है। It refers to scarcity of capital, that is funds available are less than funds required to carry out all possible positive NPV प्रोजेक्ट। तो जो प्रोजेक्ट से हमारा एनपीवी पॉजिटिव आएगा, वैसा प्रोजेक्ट को हम लोग कैसे कैरी आउट करें? जब हमारे पास स्कार्सिटी हो, रिसोर्स का, कैपिटल का कमती हो, तो ये कैपिटल राशनिंग हमें एक्चुअली वहां तक लेके जाएगा। ठीक है, ये कैपिटल राशनिंग हमें वहां तक लेके जाएगा। केस 1, सेल्फ राशनिंग। सेल्फ राशनिंग, सेल्फ राशनिंग मीन्स it is internally, it is internally imposed, internally imposed मतलब सर, and can be uplifted, and can be uplifted। इंटरनल लेवल पे इसको इम्पोज किया जाएगा, और इसको जरूरत पड़ने में से अपलिफ्ट भी किया जाएगा। आगे बताता हूं सर। अच्छा, इसको मैंने क्या बोला सर? नहीं, इसको ना थोड़ा सा नाम को चेंज करो। सेल्फ राशनिंग नहीं, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। सर लिखना मैंने गलत बोल दिया, सॉफ्ट राशनिंग बोलते हैं इसको। वही मैं सोच रहा हूँ मैंने गलत लिखाया। सॉफ्ट राशनिंग चेंज किया आप लोगों ने? प्लीज चेंज करना थोड़ा सा। दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट राशनिंग। इट इज इंटरनली इम्पोज्ड एंड कैन बी अपलिफ्टेड। चेंज किया सर आप लोगों ने? है दादा। सेल्फ सॉफ्ट होगा, हाँ। ओके, मैं गलत बोल दिया। ठीक है। केस 2, हार्ड राशनिंग। सर बोलो सर। हेलो, बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो? मुझे आवाज नहीं आया। कोई कुछ कहना चाहते हो, ऐसा फील हुआ? बोलो सर, किसको क्या बोलना है? प्रियतमा कुछ कहना चाह रहे थे क्या? नो सर। ओके, ठीक है। इट इज, सर सुना। सर শোনা যাচ্ছে না। सर स्क्रीन रुक गया।
हेलो, हाँ सर। आवाज आ रहा है सबको? हाँ सर। आवाज मेरा मेरा साउंड क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। इलेक्ट्रिसिटी इशू हो गया सर। देखते हैं कब तक हो पाता है। ठीक है, चलो। स्क्रीन शेयर है कि नहीं मुझे बताना एक बार थोड़ा। इलेक्ट्रिसिटी चला गया। स्क्रीन का क्या हालत? शेयर है स्क्रीन? है दादा। हाँ सर। ठीक है, ठीक है सर, चलो देखते हैं। ये बोला ना मैं आप लोगों को, बहुत जोर से लाइटनिंग हो रहा था, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हुआ है। ओके, तो हार्ड रेशनिंग में लिखो, इट इज एक्सटर्नली imposed। স্যার ওপরের দিকটা একটু দেখান না। देखो, soft rationing and now hard rationing। soft rationing, it is a internally ঠিক আছে স্যার। imposed, uplifted, okay। and hard rationing क्या है? hard rationing क्या है? it is सर external। हाँ बोलो। अपलिफ्टेड क्या है? uplifted हाँ सर। अपलिफ्टेड है सर। अपलिफ्टेड मतलब उसको आप खुद से उसको लिफ्ट करा सकते हो, मतलब जरूरत पड़ने से उसको आप इंक्रीज कर सकते हो। मैं आगे बताऊंगा, इसको सभी चीजों का मतलब बताऊंगा मैं आगे, कि सॉफ्ट रेशनिंग में क्या होगा, हार्ड रेशनिंग में क्या होगा। मतलब आप इंटरनल लेवल पे कंपनी इसको मतलब इम्प्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, सिंपल सोचा जाए तो इंटरनल लेवल में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, दैट इज सॉफ्ट रेशनिंग। और हार्ड रेशनिंग क्या होता है? इट इज एक्सटर्नली इम्पोज, मतलब इसको बाहर से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, कंपनी अपने अंदर से इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। एक्सटर्नली इम्पोज एंड कैन नॉट बी अपलिफ्टेड, मतलब इसको अंदर से अपलिफ्ट करना एकदम इम्पॉसिबल है, एंड कैन नॉट बी अपलिफ्टेड। ठीक है, क्या है क्यों है मैं आगे बताता हूँ ना हम लोगों को। देखो, अंडर कैपिटल राशनिंग, under capital rationing, all positive NPV projects, all positive NPV projects cannot be undertaken, cannot be undertaken, okay। मतलब पॉजिटिव होने से ही प्रोजेक्ट को लेना है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग बना के चलते हैं ना सर, कि एनपीवी पॉजिटिव होने से ही ले लेंगे, बट जरूरी नहीं कि जो भी प्रोजेक्ट पॉजिटिव हो उसी प्रोजेक्ट को हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो अंडर कैपिटल रेशनिंग ऑल पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स कैन नॉट बी अंडरटेकन। ठीक है, firm has to decide, firm has to decide which projects, फॉर्म यहाँ पर डिसाइड कर सकता है कि which project are to be undertaken, which projects are to be undertaken। मतलब बहुत सारा प्रोजेक्ट रहेगा, हो सकता है बहुत सारा प्रोजेक्ट का एक साथ ही पॉजिटिव वैल्यू आ रहा हो, लेकिन सारा का सारा प्रोजेक्ट का वैल्यू ले पाए या नहीं ले पाए, इस पे थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट काम करता है कि सारा का सारा प्रोजेक्ट एक साथ में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब सारा का सारा प्रोजेक्ट जरूरी भी नहीं होता, कई बार ऐसे भी हो सकता है कि हम लोग कोई एक प्रोजेक्ट चूज करना चाहते हैं। आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है ना सर? हाँ सर। विद दी क्या लिखेंगे? विद दी हेल्प ऑफ द फंड्स अवेलेबल। जितना फंड्स हमारे पास अवेलेबल रहेगा। ठीक है, राशनिंग का मतलब क्या होता है समझते हो? राशनिंग मतलब
लॉजिकली काम करवाना। लॉजिकली काम करवाना मतलब लॉजिक क्या बोलता है कि भाई अगर हमारे पास स्कार्सिटी है रिसोर्स का, अगर हमारे पास रिसोर्स का स्कार्सिटी है तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स में हम सिर्फ वही प्रोजेक्ट को ले पाएंगे या ले सकते हैं जिस प्रोजेक्ट के थ्रू से मतलब जितना फंड हमारे पास अवेलेबल हो उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज करके जितना हो सकता है। इट इज एक्सटर्नली इम्पोज्ड एंड कैन नॉट बी अपलिफ्टेड अंडर कैपिटल राशनिंग। ऑल पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट कैन नॉट बी अंडरटेकन। सारा का सारा प्रोजेक्ट को कभी नहीं लिया जा सकता। मतलब एनपीवी पॉजिटिव होने से ही प्रोजेक्ट लेने का जो एक तरीका नॉर्मली समझा जाता है, बट कैपिटल राशनिंग ऐसे नहीं सोचता। फर्म हैज टू डिसाइड, वहां पर फर्म डिसाइड करेगा विच प्रोजेक्ट आर टू बी अंडरटेकन एंड विद द हेल्प ऑफ द फंड्स अवेलेबल, जितना फंड हमारे पास अवेलेबल है उसके अंदर से। ठीक है, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? सॉफ्ट राशनिंग हार्ड राशनिंग हो गया सबका? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो सर। कंसिडर कंसिडर ए फार्म, एक ऐसे बिजनेस के बारे में सोचो विच इज फेसिंग capital rationing, which is facing capital rationing. Consider a firm which is facing capital rationing, that is limited funds availability. Limited funds availability. फंड्स का अवेलेबिलिटी कम, ऑफ कितना है? ऑफ 500 लाख। कितने का फंड्स है? 500 लाख का फंड है। द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स are under consideration. The following projects are under consideration. तो एक प्रोजेक्ट लिखो, फिर मैं आगे आगे बात को और बढ़ाता हूं। तो प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एनपीवी एंड प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लोज। लिखा सर आप लोगों ने? प्रोजेक्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एनपीवी एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज। क्या दिखाई दे रहा है सबको? मौसमी, प्रीति? হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ স্যার। मौसमी দেখা যাচ্ছে? প্রীতম? नहीं, एक्चुअली मेरा ब्रॉडबैंड काम नहीं कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एकदम नहीं है। ठीक है, प्रोजेक्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एनपीवी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज। ठीक है, अब प्रोजेक्ट क्या क्या है? ए बी सी डी ई। ठीक है, ए बी सी डी ई। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 200, 150, 120, 180, 250। ठीक है, एनपीवी कितना है? 70, 60, -50। ठीक है, -50 ऐसे ही लिखो, या तो ब्रैकेट में डाल दो या तो -50 लिखो। ठीक है, 90 और 110। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज क्या हो जाएगा? बेसिकली इनिशियल इन्वेस्टमेंट और एनपीवी दोनों को जोड़ के जितना होता है। मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतना कर रहे हैं और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज मतलब दोनों को जोड़ के, मतलब जस्ट ऐड दीज टू थिंग्स एंड काउंट। तो 200 + 70 इक्वल्स टू 270। 150 + 60 कितना हो जाएगा सर? कितना हो जाएगा 150 + 60? 210 सही लिखा ना? হ্যাঁ দাদা।
120 के साथ प्लस -50 करेंगे तो कितना आएगा? 70 70। 180 प्लस 90 270 और 250 प्लस 110 कितना हो जाएगा? 360। 360। ठीक है, तो ये एक प्रोजेक्ट हमारे सामने आ रहा है। अब इसका थोड़ा डिटेल्स लिखना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल्स में लिखो। ऑल प्रोजेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट। ओके, सारे के सारे प्रोजेक्ट्स इंडिपेंडेंट है। ऑल प्रोजेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट, दैट इज acceptance or rejection of one project एक्सेप्टेंस एंड और रिजेक्शन ऑफ वन प्रोजेक्ट, कोई एक प्रोजेक्ट अगर एक्सेप्ट हो जाए या एक प्रोजेक्ट अगर रिजेक्ट हो जाए, डज नॉट इन्फ्लुएंस द अदर्स, डज नॉट इन्फ्लुएंस द अदर्स। ओके, समझ में आया सर? ऑल प्रोजेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट, इसका मतलब समझ में आया? दैट इज एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ वन प्रोजेक्ट। अगर एक प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाए तो या एक्सेप्ट हो जाए तो उसका असर दूसरे में नहीं आता है। मोर ओवर प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल। डिविजिबल मतलब आप जरूरत पड़ने से किसी प्रोजेक्ट को तोड़ सकते हो, ठीक है, डिवाइड किया जा सकता है। प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल, दैट इज पार्शियल प्रोजेक्ट्स आर अलाउड। इसका मतलब समझ में आया? अगर किसी प्रोजेक्ट का अगर आपको आधा लेने से काम चलता है तो आप आधा प्रोजेक्ट ले सकते हो, इसी का मतलब है डिविजिबल। प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल, दैट इज पार्शियल प्रोजेक्ट्स आर अलाउड। हाउ शुड द फर्म allocate the limited funds, allocate the limited funds available of rupees। कितना है सर? फर्म के पास कितना फंड है? 500 लाख का ना? हाँ सर, 500 लाख का फंड है। ओके, चलो आगे बात को बढ़ाते हैं। अच्छा सर, इसके अंदर अगर आप लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया होगा, ये जो प्रोजेक्ट ABCDE है, इसके अंदर एक प्रोजेक्ट है जिसका एनपीवी नेगेटिव है, आप लोगों ने देखा? हाँ सर, एक प्रोजेक्ट ऐसा है ना जिसका एनपीवी नेगेटिव है। हाँ सर ठीक है। क्या नेगेटिव एनपीवी जिस प्रोजेक्ट से आएगा, क्या उस प्रोजेक्ट को आप लोगे अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से? क्या नेगेटिव एनपीवी प्रोजेक्ट कोई बिजनेसमैन लेना पसंद करेगा? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। क्या नेगेटिव एनपीवी प्रोजेक्ट कोई बिजनेसमैन लेना पसंद करेगा? सर एनपीवी पॉजिटिव और नेगेटिव से क्या क्या होता है, कोई मुझे बता सकते हो आप लोगों में से? रोशनी, मौसमी, प्रिया, कोई तो बोलो। एनपीवी पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे मानो कि इस प्रोजेक्ट का एनपीवी 70 है, इससे क्या फर्क पड़ता है? और इसका प्रोजेक्ट -50 है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? किसी प्रोजेक्ट का पॉजिटिविटी और किसी प्रोजेक्ट का नेगेटिविटी से क्या फर्क पड़ जाता है? कोई तो बोलो।
हाँ सर, मेरा आवाज तो आ रहा है। 0 হলে তো অ্যাকসেপ্ট করে, তো এটা তো মাইনাস আছে, তো অ্যাকসেপ্ট করা উচিত না। ओके, आई अंडरस्टैंड, दैट इज मतलब तूने जो बोला ये तो बस मतलब लॉजिक है कि एक्सेप्ट और रिजेक्शन का। बट मेरा कहने का, मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है कि एनपीवी पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या फर्क पड़ जाता है? मतलब पॉजिटिव एनपीवी 70 आपको क्या क्या डिनोट करता है? মানে শেয়ার पॉजिटिव হোল্ডারের ওয়েলথটা বেশি হলে इंक्रीज ওটা करेगा। वेरी गुड, increase वेरी করে। गुड। यस, यू आर राइट। अगर मानो कि ये सब रुपीज इन लैक्स है, अगर ये सब रुपीज इन लैक्स है, इसका मतलब एनपीवी पॉजिटिव का क्या मतलब है? एनपीवी पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि अगर किसी प्रोजेक्ट का एनपीवी 70 लाख है, किसी प्रोजेक्ट का एनपीवी 100 लाख है, इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से शेयर होल्डर का वेल्थ उतना अमाउंट में इंक्रीज करेगा। इसका मतलब बिजनेस जो वेल्थ क्रिएट करेगा, उसमें टोटल वेल्थ का जो शेयर होल्डर वेल्थ इंक्रीज करेगा, ए के लिए 70 लाख, बी के लिए 60 लाख, और जिसका नेगेटिव बता रहे उसका क्या होगा? इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? डिक्रीज। डिक्रीज करेगा। तो कोई डिक्रीज प्रोजेक्ट को लेना पसंद करेगा सर? जो प्रोजेक्ट मेरा एनपीवी को डिक्रीज कराता है, क्या वो प्रोजेक्ट मैं लेना पसंद करूंगा? ना। एकदम वही बात है। तो एग्जैक्टली आपका सोल्यूशन है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है? आप देखो सर, कैपिटल राशनिंग करना है। आपके पास फंड अवेलेबल है सिर्फ 500 लाख का, एंड आपको क्या करना है? कंसिडर ए फर्म व्हिच इज फेसिंग कैपिटल राशनिंग, दैट इज limited funds availability of 500 lakh, the following projects are under consideration। तो आपके पास ये कंसिडरेशन के लिए है प्रोजेक्ट ए बी सी डी ई। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आई आई मतलब क्या है सर? दिस इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। हाँ, इसको लिख लो। आई आई मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये आई आई क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और एनपीवी कितना है? इतना। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज कितना हुआ? दोनों को ऐड करके कितना आपका हो रहा है। अब अल्टीमेटली आपको क्या चूज करना है? ऑल प्रोजेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट, सारे के सारे प्रोजेक्ट्स इंडिपेंडेंट है। दैट इज एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ वन ऑफ द प्रोजेक्ट डज नॉट इन्फ्लुएंस द अदर्स। मोर ओवर प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल, और उससे भी बड़ी बात यह है कि हर प्रोजेक्ट डिविजिबल प्रोजेक्ट है। दैट इज अगर किसी प्रोजेक्ट का पर्शियल लेना जरूरी हो जाता है, मतलब अगर मतलब लेने से कोई दिक्कत नहीं है फंड के लिए, तो फिर आप पर्शियल प्रोजेक्ट भी ले सकते हो। तो शुड द फर्म एलोकेट द लिमिटेड फंड्स अवेलेबल टू रुपीज 5 लाख? नाउ क्या बोला कि नाउ शुड द फर्म एलोकेट द लिमिटेड फंड्स, मतलब जो 500 लाख इसके पास है, क्या वो प्रोजेक्ट में लगा सकता है? यही आपके लिए सवाल है। आप लोगों को सवाल समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया सर? 500 लाख अवेलेबल है और आपके पास प्रोजेक्ट दिया हुआ है। 500 लाख का अवेलेबिलिटी है और प्रोजेक्ट आपके सामने है। बात समझ में आ रहा है? बोलो। लो। हाँ ना, कुछ तो बोलो सर। হ্যাঁ দাদা। अब आपको इसके अंदर से चूज करना है कि कौन से प्रोजेक्ट को आप ले सकते हैं और कौन सा प्रोजेक्ट को नहीं ले सकते। लेकिन करेंगे तो कैसे करेंगे? कैसे पता करेंगे कि किस प्रोजेक्ट को लेना है और किस प्रोजेक्ट को नहीं लेना है? ओके, ये हमारे सामने सवाल खड़ा कर दिया क्वेश्चन ने। तो कैपिटल राशनिंग करके ही हम लोग इसको जवाब को ढूंढ सकते हैं। तो कैपिटल राशनिंग कैसे करेंगे? देखो, since project C has a negative, प्रोजेक्ट सी हैज अ नेगेटिव एनपीवी। क्या है? एनपीवी। प्रोजेक्ट सी का एनपीवी क्या है सर? नेगेटिव है। तो ये इट इज आउट ऑफ कंपटीशन। क्या ऐसा कहना गलत होगा? प्रोजेक्ट सी को अगर हम लोग कंपटीशन से बाहर कर दे, तो ऐसा ऐसा कह सकते हैं? बोलो हाँ सर। सर। थैंक यू सर। तो प्रोजेक्ट सी जो है ये कंपटीशन से बाहर हो गया। ठीक है, सिंस प्रोजेक्ट आर divisible
सर सर साउंड है? हाँ सर है ना सर? ओके। आज थोड़ा ज्यादा ही नेटवर्क इश्यूज हो रहा है। एक्चुअली नेटवर्क इश्यूज नहीं है, आज इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज है, इसीलिए इतना फ्लक्चुएट कर रहा है। ओके, स्क्रीन शेयर है कि नहीं एक बार थोड़ा कंफर्म करना। है ना सर? ओके। Since project C has a negative NPV, it is out of competition. Since project are divisible, we will rank the project as per the profitability. As per the profitability. ठीक है? As per the profitability. तो जिसका जितना प्रॉफिट करने का ताकत है उसके हिसाब से करेंगे। As per the profitability. तो कैसे करेंगे सर, वही तो सीखना है। कैसे करेंगे वही तो सीखना है। चलो सीखते हैं। Since project are divisible, we will rank the project as per the profitability index. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स याद है सर आप लोगों को? पीआई का टेक्निक, उसी टेक्निक को यूज करेंगे। एंड देन एक्सेप्ट देम in that order till accept them in that order। कब तक? till the budget। till the budget। बजट कितना है हम लोग का? 500 lakh। 500 lakh। एकदम सर, till the budget of 500 lakh is completely exhausted। थैंक यू सर। completely exhaust। जब तक पूरा 500 लाख खत्म नहीं हो जाता तब तक हम लोगों को प्रोजेक्ट के लिए रैंकिंग करके हिसाब लगाना होगा। लेकिन सर अब सवाल यही है कि सर रैंकिंग करे तो कैसे करे? चलो सर, रैंकिंग करे तो कैसे करे? अब ये कैसे रैंकिंग होगा इसी में थोड़ा दिमाग लगाएंगे। प्रोजेक्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एनपीवी, पीआई दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। पीआई मींस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसका फॉर्मूला क्या होगा जानते हो? अगर आपको एनपीवी पता है और अगर आपको आई पता है तो एनपीवी डिवाइडेड बाय आई प्लस 1। ये मैंने पहले भी आप लोगों को लिखा के रखा था, चेक कर सकते हो। एनपीवी से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करके प्लस 1 कर दोगे तो आपको पीआई का पता चल जाएगा। और आपको क्या बोला सर? रैंक एज पर क्या करना है? पीआई करना है। जो भी रैंकिंग करोगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से। आप लोगों को याद होगा सर, अगर हम लोग पीआई का क्लास जो लोग करे थे, पीआई के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हम लोग 1 के बेसिस में करते हैं ना सर, कि अगर प्रोजेक्ट 1 से ज्यादा हो तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड, अगर 1 है तो फिर न्यूट्रल, अगर 1 से कम है तो प्रोजेक्ट नहीं लेते हैं, है ना? प्रोजेक्ट अगर 1 से ज्यादा है तो प्रोजेक्ट लिया जाता है। याद है सर आप लोगों को? है ना सर? ए बी डी ई। सी तो गायब हो गया ना सर कंपटीशन से? सी तो कंपटीशन से गायब हो गया बिकॉज वो तो नेगेटिव एनपीवी दे रहा है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर आप देखो तो एनपीवी का ए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट 200 है, बी का 150 है,
डी का 180 है और ई का 250 है। चलो सर बढ़िया है। एनपीवी अगर हिसाब करें तो वो भी देख लेंगे। 70 था, याद आ रहा है मुझे, 70 है, 60 है, माइनस तो नहीं लेंगे, 90 और 110, तो 70, 60, 90, 110। चलो पुट कर लो सर, 70, 60, 90, 110। ओके, लिख लिया सर एनपीवी। सर पीआई कैलकुलेट करके बताओगे आप लोग? मुझे थोड़ा हेल्प कर लो सर। 1.35, 1.35, थैंक यू सर। 1.4, 1.4, 1.5, 1.5, 1.44। 1.44। सबका मैच किया देखो तो सर, सबका मैचिंग किया? मौसमी, प्रीति, थोड़ा कंफर्म करना। थोड़ा हाँ सर। ओके, तो फिर अगर आप लोग इसके हिसाब से रैंकिंग करोगे तो जिसका पीआई ज्यादा है, जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज्यादा है, वो प्रोजेक्ट को नंबर 1 रैंकिंग में देना चाहिए। हाँ सर, ई एज नंबर पर। 1। तो फिर सबसे पहले किसको किसको रैंकिंग करेंगे? ई। रैंक नंबर ई या डी? ई। ई, सॉरी सॉरी, डी डी डी। जिसका पीआई ज्यादा है, 1.5 सबसे ज्यादा है ना, तो इसका रैंकिंग नंबर 1 होगा। तो ये आ गया फर्स्ट नंबर, रैंकिंग 1 में दिस वन, रैंकिंग 2 दिस वन, रैंकिंग 3 दिस वन, और रैंकिंग 4 दिस वन। बोलो सर, सही है कि नहीं है? 1 2 3 4 का रैंकिंग सही है कि नहीं है? है दादा। का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज्यादा है उसको पहले लेना है। तो हेंस we will accept hence we will accept the whole of project D and E। चलेगा सर? we'll accept the whole of project D and E, इन दोनों का रैंकिंग हायर है 1 and 2। this will exhaust, कितना पैसा जाएगा हमारा? अगर हम लोग डी और ई चूज करते तो कितना पैसा एग्जॉस्ट होगा बिजनेस से? बोलो ना, डी और ई चूज करने से कितना पैसा चला जाएगा? इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना चला जाएगा? 430। बस वही तो पूछ रहे हैं, 430 लाख बजट में है सर। है दादा। लेकिन अभी भी कुछ पैसा बचा हुआ है। 70 लाख। प्रोजेक्ट डिविजिबल है तो आधा प्रोजेक्ट ले सकते हैं किसी प्रोजेक्ट से। प्रोजेक्ट डिविजिबल है तो किसी प्रोजेक्ट का पार्शियल पार्ट ले सकते हैं। स्टार्टिंग में देखो, क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में बोला हुआ है डिविजिबल प्रोजेक्ट है। क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में नहीं, एंड में। ऑल प्रोजेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट, है ना? एक्सेप्ट रिजेक्शन ऑफ द वन प्रोजेक्ट डज नॉट इन्फ्लुएंस द अदर्स। मोर ओवर प्रोजेक्ट्स आर divisible, that is partial projects are allowed. Now should the firm allocate the limited funds available of rupees 500 lakh? सवाल है कि सर 70 लाख जो अभी भी बिजनेस के पास पड़ा हुआ है, क्या इससे बिजनेस किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा कि नहीं करेगा? हाँ या ना, बोलो तो। हाँ सर। है दादा। करेगा, 70 लाख जो अवेलेबल है उससे इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन सवाल है कि किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा? बी से। ऑब्वियसली जो रैंकिंग में थर्ड है उसी में इन्वेस्ट करेगा, जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स नेक्स्ट बेस्ट है। लेकिन बी के लिए आपको कितना चाहिए? इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए बी के लिए? 150। 150। आपके पास कितना है? 70। 70। तो फिर पूरा तो नहीं कर पाओगे। प्रोजेक्ट बी रिक्वायर्स
प्रोजेक्ट बी रिक्वायर्स 150 लाख, है ना? हम लोगों के पास पड़ा हुआ है 70 लाख। सो वी विल कैरी आउट प्रोजेक्ट बी पार्शियली। कैसे बनाएंगे पार्शियली? दैट इज 170 डिवाइडेड बाई 150। 150 टोटल है, उसमें से 70 लाख अवेलेबल है, तो 170 डिवाइडेड बाई 150 इक्वल्स टू 46 पॉइंट, देखो तो कितना आता है, 46.67%। हाँ सर। 46.67% ऑफ द प्रोजेक्ट बी, मतलब प्रोजेक्ट बी का 46.67% ऑफ प्रोजेक्ट बी यूज करेंगे। बाकी परसेंटेज अगर बाद में कभी होगा तो बाद में करेंगे, लेकिन इस तरह से प्रोजेक्ट अपना कैपिटल को राशनिंग कर सकता है। बोलो सर, समझ में आया कैपिटल राशनिंग? लिख लिया आप लोगों ने? है दादा। समझ में आया? समझ में आया? हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर। सर। है दादा। ओके सर। तो यही था, इसमें और क्या है? कैपिटल राशनिंग का मतलब यही है कि हमारे पास लिमिटेड मनी है, ठीक है, तो प्रोजेक्ट को अपलिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इंटरनल लेवल में करे तो सॉफ्ट राशनिंग, एक्सटर्नल लेवल में करे तो हार्ड राशनिंग, ठीक है। अब सवाल है कि सर ये तो डिविजिबल प्रोजेक्ट था, लेकिन सर अगर इंडिविजिबल प्रोजेक्ट हुआ तो क्या करेंगे? ऐसा भी तो प्रोजेक्ट हो सकता है कि जिसके प्रोजेक्ट को इंडिविजिबल है, मतलब प्रोजेक्ट को तोड़ नहीं सकते, प्रोजेक्ट को तोड़ना नामुमकिन है। ऐसे केसेस में प्रोजेक्ट कैसे अपने आप को राशनिंग करेगा? देखो सर, सपोज इसी क्वेश्चन में, सपोज इन द प्रीवियस सम, suppose in the previous sum nothing is mentioned, nothing is mentioned about project divisibility। प्रोजेक्ट की डिविजिबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला। दिस मीन्स दैट projects are divisible, सॉरी प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल बोल दिया मैंने, नॉट डिविजिबल। दिस मीन्स प्रोजेक्ट्स आर नॉट डिविजिबल ना। नथिंग इज मेंशन अबाउट प्रोजेक्ट डिविजिबिलिटी, प्रोजेक्ट को तोड़ नहीं सकते। जैसे हम लोग बी प्रोजेक्ट को लिए ना 46% के हिसाब से, ऐसा कहीं पर भी कुछ मेंशन नहीं है। इसका मतलब दिस मीन्स दैट प्रोजेक्ट्स आर नॉट डिविजिबल। तो अगर प्रोजेक्ट नॉट डिविजिबल है तो ऐसा क्या कर सकते हैं? प्रोजेक्ट्स आर नॉट डिविजिबल है। ऑल्सो some of the projects are independent, some of the projects are independent, okay, nature, independent in nature of some of the projects are independent। अच्छा एक सेकेंड, थोड़ा सा चेंज करो लैंग्वेज को। सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट, ओके। कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर ऐसे भी है जो इंडिपेंडेंट है, मतलब स्वतंत्र है, ठीक है, मतलब वो अपने आप में ही डिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट इन नेचर है। तो इसमें डैश दे के लिखना, नेचर ऑफ, डैश दे के लिखिएगा, नेचर ऑफ इंटरडिपेंडेंसी, नेचर ऑफ इंटरडिपेंडेंसी
is as follows. ठीक है, नेचर ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज इज एज फॉलोज. ठीक है, अब कैसे हैं? प्रोजेक्ट ए एंड बी आर mutually exclusive. Project A and B are mutually exclusive. If both A and D are accepted, if both A and D are accepted, A and D, sorry, लिखना भूल गए. If both A and D are accepted, initial investment would be only 330 लाख. आपको बोल के रखा है. ठीक है, would be only 330 लाख. ये आपको गिवन है, बोल के रखा आपको. If नेक्स्ट बुलेट में लिखना, if project B and E are chosen, if project B and E are chosen, combined NPV would be 600 लाख. ये आपको अलग से बोल के रख रहा है. ठीक है, ये आपको अलग से बोल रहा है, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन के साथ थोड़ा और आपको एडिशन में बोल रहा है. ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ऑल्दो इनिशियल इन्वेस्टमेंट वुड बी सम टोटल. इनिशियल इन्वेस्टमेंट वुड बी सम टोटल, जो टोटल करके आएगा. आपको पूछा जा रहा है एज ए फाइनेंस मैनेजर, अब एडवाइज करो, एडवाइज द फर्म रिगार्डिंग द optimal कैपिटल बजट. ठीक है, ऑप्टिमल कैपिटल बजट मतलब क्या कॉन्सेप्ट यूज करने से बजट एकदम फुलफिल होगा, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया जाएगा. तो ये है आपका प्रोजेक्ट. ठीक है, मतलब पुराना जो प्रोजेक्ट था उसी प्रोजेक्ट के साथ ही चल रहा है. ये जो ABCDE जो प्रोजेक्ट चल रहा था, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्रोजेक्ट वही है जो क्वेश्चंस हम लोगों ने स्टार्ट किया, ABCDE, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एनपीवी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज का एरिया वही है, बट कुछ एडिशंस में आपको बोल के रखा है. समझ में आया? सर बोलो सर. मैंने ऑल दो से आगे लिखा नहीं. हाँ, कहाँ? দাদা অপটিমালের পরেরটা একটু দেখো. ऑप्टिमल द फार्म कैपिटल, एडवाइज द फार्म रिगार्डिंग ऑप्टिमल कैपिटल बजट. क्या बोला प्रियतमा? मुझे समझ में नहीं आया. मैंने बोला कि ऑल दो से आगे मैंने लिखा नहीं था. ऑल्दो से आगे लिखा नहीं था? स्क्रीन रुक गया था. किधर वाला बोलो? और यहाँ पर तो लिख लो, अभी लिख लो, ये वाला ना, हाँ सर. ऑल्दो. ठीक है, अभी लिख लो. हो गया सबका लिखना? ऋषभ? हाँ सर. ওকে, ঋষভ আওয়াজ আসছে? ঋষভ? হ্যাঁ স্যার. আচ্ছা, পরে আমি শেয়ার করে দেবো ক্লাসটা. এখন যতটা লিখছিস লেখ, আমি পরে বাকিটা শেয়ার করে দেবো, দেখে নিবি একবার. হ্যাঁ,
ওকে স্যার। ওকে ঠিক আছে, এখন সলিউশনটা হয়তো বুঝতে পারবি না, বাট লিখে নে, পরে একবার ভালো করে আরেকবার ক্লাসটা দেখে নিবি, তাহলে বুঝে যাবি। ঠিক আছে, আমি শেয়ার করে দেবো। ঠিক আছে স্যার। ओके चलो। अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन अगर मैं फिर से अगर आपको रिपीट करूं, मैं आपको रिपीट करके फिर से क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ऋषभ तू भी सुन ले एक बार। कंसिडर ए फार्म, एक बिजनेस है, कैपिटल राशनिंग करना है, ठीक है। कंसिडर ए फार्म, consider a farm which is facing capital rationing, that is limited funds availability of 500 lakh. The following projects are under consideration. तो बिजनेस के पास A B C D E करके प्रोजेक्ट है, जिसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी देके रखा, एनपीवी भी देके रखा, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज भी आपको गिवन है। A B C D E करके आपको गिवन है, ठीक है। आपको बोला कि ऑल प्रोजेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। लेकिन अभी हमारा जो न्यू क्वेश्चन है उसमें थोड़ा चेंजेस आ गया। इस पे चेंजेस क्या आ गया, इस पे चेंजेस आ गया, बाकी पूरा चीज वही है। सपोज इन द प्रीवियस सम, सपोज इन द प्रीवियस सम्स नथिंग इज मेंशन अबाउट प्रोजेक्ट डिविजिबिलिटी। प्रोजेक्ट की डिविजिबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला। इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट्स आर नॉट डिविजिबल, मतलब आप किसी भी प्रोजेक्ट को पार्शियल लेवल पे यूज नहीं कर सकते। करना है तो पूरा करो, नहीं तो छोड़ो। प्रोजेक्ट को पूरा यूज करना है तो करो, नहीं तो छोड़ो, पार्शियल नहीं चलेगा। ऑल्सो सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट नेचर। अच्छा, सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट, कुछ कुछ प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट है और कुछ कुछ प्रोजेक्ट इंटरडिपेंडेंट है। कुछ कुछ प्रोजेक्ट ऐसा है जो इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ, एक साथ नहीं आ सकता। और कुछ प्रोजेक्ट ऐसा भी है जो इंडिपेंडेंट भी है, मतलब अकेला ही काफी है। तो ऐसे केस में आपको बोल के रखा प्रोजेक्ट ए और बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इफ बोथ ए एंड डी आर एक्सेप्टेड, अगर बाई चांस प्रोजेक्ट ए एंड डी एक्सेप्ट किया जाता है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, बोल रहा है 330 लाख का हो जाएगा, ठीक है। ये न्यू इन्फॉर्मेशन है। इफ प्रोजेक्ट बी एंड ई आर chosen then combine NPV 600 लाख का हो जाएगा, ये भी न्यू इन्फॉर्मेशन गिवन। ऑल्दो इनिशियल इन्वेस्टमेंट वुड बी सम टोटल, इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो सम टोटल ही होगा। आपको पूछ रहे हैं एडवाइस करो फार्म को, एडवाइस करो इस बिजनेस को एज ए फाइनेंस मैनेजर कि रिगार्डिंग ऑप्टिमल कैपिटल बजट, मतलब बेसिकली राशनिंग करके आपको बताना है। तो सर इसको ना हम लोग पीआई कॉन्सेप्ट में नहीं कर सकते, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के थ्रू से जो रैंकिंग करते थे इसको वैसा नहीं कर सकते। ये थोड़ा और दूसरा एंगल से होगा, ये प्रॉब्लम को दूसरा एंगल से सब सॉल्व करना होगा। सर दूसरा एंगल मतलब बताता हूं सर, देखो इंटरेस्टिंग है बट मजेदार है। अच्छा सर, इंटरेस्टिंग और मजेदार दोनों तो एक ही बात हुआ। हाँ सर, वो मेरा ना कभी कभी ऐसे दिमाग खराब हो जाता है और मैं एक ही बात को कभी बांग्ला में कभी हिंदी में बोलता रहता हूँ। आप लोग कुछ माइंड मत कीजिएगा। अच्छा अच्छा इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल कॉम्बिनेशन अप्रोच, फिजिकल कॉम्बिनेशन अप्रोच। फिजिकल कॉम्बिनेशन अप्रोच व्हेन प्रोजेक्ट्स आर इंडिविजिबल, जब प्रोजेक्ट अलग अलग है, व्हेन प्रोजेक्ट्स आर इंडिविजिबल और नॉट डिविजिबल, इंडिविजिबल और नॉट डिविजिबल मतलब आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। व्हेन प्रोजेक्ट्स आर इंडिविजिबल और नॉट डिविजिबल वी यूज फिजिकल कॉम्बिनेशन अप्रोच। We use physical combination approach. ओके सर, समझ में आया। लेकिन ये फिजिकल कॉम्बिनेशन होगा कैसे सर, पजल जैसा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिजिकल कॉम्बिनेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। फिजिकल कॉम्बिनेशन हेडिंग करना, 3-4 हेडिंग करना। फिजिकल कॉम्बिनेशन का कॉलम बनाना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट का एक कॉलम बनाइएगा, एनपीवी का लिए एक कॉलम बनाइएगा, और सॉरी एनपीवी नहीं पीवी, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे, पीवी, प्रेजेंट वैल्यू के लिए, नॉट एनपीवी, इट्स अ पीवी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो जो पॉइंट था, पीबी, और लास्ट में कीजिएगा एनपीवी, ठीक है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब कैसे एक प्रोजेक्ट चूज करना है,
सपोज आप सिंपल ए प्रोजेक्ट चूज कर रहे हैं, तो अगर सिर्फ ए प्रोजेक्ट चूज करोगे तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? मुझे कोई बता सकता है सर? आप लोगों के पास डिटेल्स है? आप लोगों के पास डिटेल्स है, मुझे 200. बता सकते? हाँ सर, वेरी गुड, 100. वेरी गुड सर। थोड़ा हेल्प करो सर इस तरह से। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में आपका 200 जाएगा। सर पीवी कितना है? ओनली ये चूज करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा? 270. 270, जो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही मैंने बोल के रखा। और एनपीवी कितना होगा? 70. 70. 70, वेरी गुड सर। सर आप क्या क्या कर सकते हो? आप ओनली ए प्रोजेक्ट चूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट चल सकता है। कुछ प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट है और कुछ प्रोजेक्ट इंटरडिपेंडेंट है। अब ओनली बी चूज करो। बोलो सर कितना? आई 150, 150. प्रेजेंट वैल्यू 210. 210. एनपीवी 60. 60। सर ओनली ओनली डी चूज करो सर। सर सी तो नहीं लेंगे ना? सी का तो नेगेटिव प्रोजेक्ट एनपीवी है, वो नहीं लेंगे, वो उसको अलग कर देंगे। नेगेटिव लेके क्या फायदा? शेयर होल्डर का वेल्थ ही नहीं बढ़ेगा। ओनली डी 180, 270 और प्रेजेंट 90. एनपीवी 90, वेरी गुड सर। सर ओनली ई चूज करो। 250. 50, 360. 360, 110. 110, वेरी गुड सर। 250, 360, 110। ओके, अब ये तो इंडिविजुअल लेवल में तो इतना ही हो सकता है, ए बी डी ई इंडिविजुअल लेवल में इतना ही हो सकता है। अब कंबाइन लेवल में देख लेते हैं एक बार। कंबाइन लेवल में एक बार देख लेते हैं सर। सर आप ए एंड डी प्रोजेक्ट चूज कर सकते हो। ए एंड डी प्रोजेक्ट का कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो, ये लोग इंटरडिपेंडेंट है। अगर ऐसा चूज किया जाता है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? ए एंड डी दोनों चूज करोगे तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 380. 330 सर, अलग से बोल के रखा। देखो ये ये क्वेश्चन में अलग से बोल के रखा ना। 330. If both A and D are accepted, initial investment would be only 330 लाख, ये अलग से बोल के रखा। ठीक है, तो जो अलग से बोल के रखा आपको वो चूज करना चाहिए, ना कि जो क्वेश्चंस में गिवन है। ये तो एडिशनल लेवल में बोला है ना आपको। ठीक है, तो if A and D chosen तो 330 और if B and E chosen then 600। ठीक है, ओके सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं भी समझ गया। A and D 330। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू का क्या करेंगे? ए एंड डी का प्रेजेंट वैल्यू का क्या करेंगे? बोलो सर। प्रेजेंट वैल्यू दोनों जोड़ दो ना। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जो प्रेजेंट वैल्यू है दोनों को जोड़ के बताओ, ऐड करके बताओ, एडिशन करके। ए का प्रेजेंट वैल्यू 270 है, डी का प्रेजेंट वैल्यू 270 है, कितना हो जाएगा फिर? 270 प्लस 270, 540. 540. हाँ तो वही तो है, और क्या। 540। और इनफ्लो क्या हो जाएगा? सॉरी, एनपीवी कितना हो जाएगा? हाँ, ए एंड डी का एनपीवी कितना हो जाएगा? 160. ठीक से बोलो सर। सर 210। बोला 210 कैसे आया प्रीतम? बोल। 160 yes. प्रीतम बोल, 210 कैसे? দাদা ওই 540 থেকে 330 মাইনাস করলে 210। एग्जैक्टली ना। ठीक है, तो क्योंकि आपका यहाँ पर चेंजेस हो गया तो 540 आपका प्रेजेंट वैल्यू है, वहां से आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट को लेस करोगे ना। एनपीवी का फॉर्मूला है कि नहीं है? यही तो एनपीवी का फॉर्मूला है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का, कि प्रेजेंट वैल्यू से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को लेस करते हैं तो हमें एनपीवी मिलता है। तो 540 माइनस 330। प्रीतम तुमने किया पर बोलता क्यों नहीं है? बोलो तो सही, इतना कॉन्फिडेंस लेस होने से थोड़ी ना होता है। वेरी गुड प्रीतम, 210।
ए एंड ई का बताओ सर, अगर ए एंड ई प्रोजेक्ट चूज करेगा तो कितना हो जाएगा? ए एंड ई प्रोजेक्ट चूज करेगा तो कितना हो जाएगा? इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 450। 450, वेरी गुड सर, 450। अरे जोड़ दो, जो डेटा है उसी को यूज करना है। ये तो बस डेटा एनालिसिस चल रहा है और कुछ नहीं है, सिर्फ डेटा को एनालाइज करके पुट कर रहे हैं, कुछ नहीं है इसके अंदर। 450 और ये कितना होगा? 630। 630, वेरी गुड सर। और इसका कितना हो जाएगा एनपीवी? 180। 180, थैंक यू रोशनी। ए एंड डी हो गया सर, बी एंड डी जितना सारा कॉम्बिनेशन हो सकता है, ए डी हो गया, ए ई हो गया, बी डी, बी डी क्या हो जाएगा? बी एंड डी का बोलो ना, वेरी गुड सर, 330। इसका प्रेजेंट वैल्यू का 480। 480 और 150। 150, वेरी गुड। और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है सर? ए डी, ए ई, बी डी और इनमें से कॉम्बिनेशन? DE, हाँ, बीई, DE, डीई तो हो गया। বি হয় বি এন্ড ই বলছি। बीई ना, হ্যাঁ, बी एंड ई, बी एंड ई। और कुछ हो सकता है? और कुछ हो सकता है सर? ए डी, ए ई, बी डी, बीई, और क्या हो सकता है? ইডি। ईडी, হ্যাঁ, ईडी, अगर हम लोग ईडी चूज करेंगे, बोथ ए एंड डी आर एक्सेप्ट इनिशियल हो गया, प्रोजेक्ट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी तो एक साथ नहीं चूज कर सकते, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ए डी हो गया, ए ई हो गया, बी डी हो गया। अच्छा ठीक है, बीई बोलो फिर बताते हैं, बीई का बोलो एक बार। 400, 400, 570 570, আর 170। सर बी और ई का अलग से बोल के रखा क्वेश्चन में, बी एंड ई का अलग से बोल के रखा। हाँ सर 600, 600 बोल ना, तो चूज करो। ओके, দাদা পিভিটা কি 200 হবে বি এন্ড বি এর? बी एंड ई का এনপিভি তো 600 বলেছে। कौन सा? एनपीबी नहीं तो पीबी, पीबी, अच्छा वो पीबी होगा, वो एनपीबी ओ। नहीं पीबी है, मैं गलती से एनपीबी बोल दिया होगा। दिस इज नॉट एनपीबी, इट्स पीबी, सॉरी। प्रेजेंट वैल्यू 600 है, प्रेजेंट वैल्यू 600 है। अब एनपीबी बताओ। 200। 200, 200, ठीक है, बीई हो गया। और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? डीई कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या? क्वेश्चन में डी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं हम लोग? अगर डीई करेंगे तो कितना क्या हो जाएगा? डी और ई को करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी और ई 180 और 250, 430। 430, ओके, 430 और क्या होगा? 630। 630 और 200। कितना? 200। 200, ओके सर, 430, 630, 200, ठीक है। ये हमारा क्या कॉम्बिनेशन है? डी एंड ई, डीई। डीई। और कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या? नहीं, हो गया ना सारा का सारा? হ্যাঁ দাদা। ओके, कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहिए? कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए?
सर ए एंड डी, ए क्यों एंड डी, क्यों वाई ए एंड डी? बिकॉज ए एंड डी में भी बेশি। वेरी गुड सर, बैकग्राउंड में बहुत नॉइज है। ओके 210 इसलिए यूज करना चाहिए बिकॉज इसमें शेयर होल्डर का वेल सबसे ज्यादा बढ़ेगा, है ना। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में तो 70, 60, 90, 110 ऐसा हो रहा है। 210, 180, 150, 200, 200, हाँ। तो नेक्स्ट बेस में 200 है, बट सबसे बेस्ट तो हमें क्या मिल रहा है? सबसे बेस्ट तो हमें ए एंड डी कॉम्बिनेशन में मिल रहा है। तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर से, क्योंकि सारे के सारे प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट है ना, सारे के सारे प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए हम लोग वो प्रोजेक्ट चूज करेंगे जिस प्रोजेक्ट में हम लोग को सबसे ज्यादा क्या मिलता है, सबसे ज्यादा शेयर होल्डर्स वेल्थ करने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर एक ही आंसर आएगा, सिंपल बात है। द फर्म शुड चूज, इजी है ना सर? द फर्म शुड एक्सेप्ट प्रोजेक्ट ए एंड डी, प्रोजेक्ट ए एंड डी चूज करेगा, है ना। इजी है कि टफ है कैपिटल राशनिंग? लेकिन सर क्या है ना, फाइनेंस में इतना सारा तरीका है, प्रैक्टिस के साथ रहोगे तो नहीं रहोगे ना, भूल जाओगे, यही प्रॉब्लम होता है मैक्सिमम को, और कुछ नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसे इतना भी टफ कुछ नहीं है, बट इसको ना समझना मुश्किल हो जाता है कि करना है तो क्या करना है और कैसे करना है। कॉन्सेप्ट इजी है बट तरीका इतना सारा है कि हम लोग, मतलब ये दिमाग में रहना मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट को कि भाई किस में क्या यूज करना है। तो इसलिए मैं बोलूंगा थोड़ा बहुत डेली 10 मिनट 15 मिनट जो क्लास में होता है उसको एक बार 15-20 मिनट रिवाइज करते रहना, नहीं तो भूल जाओगे और कुछ नहीं, ठीक है। और भूलोगे तो फिर मुश्किल में कौन पड़ेगा? आप ही लोग पढ़ोगे। ओके सर, तो ये कैपिटल राशनिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? बोलो सर, कैपिटल राशनिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? प्रिया, रोशनी, प्रीति, प्रीतम, ऋषभ को तो समझ में नहीं आएगा। है सर। ऋषभ को समझ में नहीं आया होगा क्योंकि ऋषभ थोड़ा सा लेट ज्वाइन है। ओके ऋषभ, क्लास एक बार कर लेना, ठीक है। और कैपिटल दादा? राशनिंग, हाँ बोल रोशनी। ओके सर। বলছি এটা কনফিউশন দেখিয়েছো? नहीं और कुछ कंक्लूजन नहीं, बस लास्ट में मैंने यही लिखा है, द फर्म शुड एक्सेप्ट प्रोजेक्ट ए एंड डी, और कुछ नहीं, আচ্ছা ठीक है। अब इसी तरह का कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को घर पे ट्राई करने के लिए दूंगा, ठीक है। काफी सारा होमवर्क मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, मुझे एक बार, मैं अगर बाई चांस भूलूंगा नहीं, मैं अभी देता हूँ, ठीक है। आप लोग प्लीज घर पे एक बार ट्राई करो, सारे के सारे इतना दिन तक जो भी हुआ है उसी के बेसिस पे सारा का सारा क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, प्लीज ट्राई करना सर, मस्ट ट्राई, घर पे जरूर ट्राई करना, ठीक है। ट्राई करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में कैपिटल बजटिंग में और कुछ एरिया बचा कुछ एरिया है, एक बार मैं बता दूं, उसके बाद में दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगा। कैपिटल बजटिंग में और कुछ टॉपिक्स है, मैं उसको एक बार लास्ट नेक्स्ट 1-2 क्लास में बता देंगे, उसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके ठीक है सर, चलो आज इतना ही है फिर। রাখছি দাদা। ओके गुड नाइट, बाय सबको, टाटा। सर गुड नाइट। ओके टाटा রাখছি স্যার। टाटा।